नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इंडियन नेवी को एक स्वदेशी रूप से विकसित दृष्टि 10 अंडरलाइनर्स एक ड्रोन मिल गया है, जिसे प्राइवेट कंपनी जो अडानी डिफेंस एरोस्पेस है उसके द्वारा बनाया गया है। तो आइए जानते हैं इस ड्रोन की क्या है खासियत जो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम है दृष्टि 10 स्टर लाइनर्स। इसका नाम है दृष्टि 10 स्टर लाइनर्स नाम है इसका। अदानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है, जो एक प्राइवेट कंपनी है। इसकी खासियत क्या है? ये अत्याधुनिक सेंसर से लैस है, स्वचालित यानी कि जो ऑटोमेटिक टेक ऑफ है और लैंडिंग क्षमता है उसके अंदर भरी पड़ी है। 36 घंटे तक इसकी कैपेसिटी है कि 36 घंटे तक ये वर्क कर सकती है, हवा में कार्य कर सकती है। उसके साथ साथ 450 किलोग्राम तक 450 केजी यानी किलोग्राम तक ये पेलोड ले जाने में सक्षम है। यानी कि जो इसकी क्षमता है, मतलब पेलोड्स मतलब हथियार ले जाने की क्षमता है 450 किलोग्राम तक ले जाने में ये सक्षम है। और उसका हथियार भी बना सकती है। यह ड्रोन स्वदेशी 70% ये तो स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 70 स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। नौसेना का जो खुफिया अभियान है, निगरानी है या टोही क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्य कर सकता है। नेक्स्ट, स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के बारे में दिया है। हाल ही में उड़ीसा का जो डेब्रीगढ़ है और खिंडा गांव है, इसको पर्यटन मंत्रालय की जो स्वदेश दर्शन योजना है 2.0 उस योजना में इसे शामिल कर लिया गया है। शामिल करने का उद्देश्य क्या है कि मतलब जो भारत के स्वदेशी रूप से विकसित मतलब जो पर्यटक स्थल है उसको प्रमोट करना और उसको पूरी विश्व लेवल पर और भारतीय स्तर पर मतलब देश लेवल पर विकसित करना, ताकि जो पर्यटक हैं उसका एक पर्यटक गंतव्य केंद्र बनाना, ताकि पर्यटक यहाँ से अधिक आकर्षित हो। ये पर्यटक जो मंत्रालय है उसकी पहल है। यहीं जो पर्यटन स्थल है उसको भारत की जो पूर्ण क्षमता है उसका दोहन करने के लिए भी इस योजना को चलाई जा रही है कि जहाँ जहाँ भी भारत के अंदर पर्यटक स्थल है उस स्थल का दोहन करने के लिए इसे बनाया गया है। तो और भी अगर इसके कुछ बारे में दिया है तो विशेषताओं के बारे में तो जाना जाए। इसके जो उद्देश्य है पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण के साथ जो टिकाऊ और जिम्मेदार स्थल है उसको विकसित करना। टिकाऊ का मतलब यह है कि पर्यटक स्थल का इस प्रकार से इस्तेमाल करना कि जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए ये बच सके और जो पर्यावरण है उसकी भी क्षति न हो पाए, इसके लिए ये लाया गया है। ये था स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। इसमें कौन कौन से स्थल को शामिल किया गया है? जैसे सांस्कृतिक विरासत है, पर्यटक स्थल जो मतलब कि सांस्कृतिक और विरासत रूप से महत्वपूर्ण स्थल है उसको शामिल किया गया है। पार्श्विक रूप से महत्वपूर्ण कल्याण पर्यटक स्थल रेट माइंड शामिल किया गया है। उसके साथ साथ ग्रामीण पर्यटन को शामिल किया गया है, समुद्री तट पर्यटन को, इन सब सारे चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना का स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया गया है इस योजना के तहत जो स्वदेश दर्शन योजना है। नेक्स्ट, कपड़ा गंडा शाल के बारे में दिया है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कोई भी विशिष्ट क्षेत्र जहाँ पर कोई भी चीज़ विशिष्ट है और भी कहीं चीज़ नहीं है, यूनिक है, उसे दिया जाता है जीआई टैग। तो इसके बारे में जानेंगे। जीआई टैग कपड़गंडा शाल के साथ उड़ीसा का जो 7 प्रोडक्ट्स है उसको भी दिया गया, मतलब 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। सबसे बड़ी खासियत इसकी जानते हैं इस साल की, जो डोंगरिया कोद जो जनजाति है वहाँ की उड़ीसा के अंदर डोंगरिया कोद, एक तो फैक्ट यही मिल जाएगा कि जो डोंगरिया कोद स्ट्राइप्स यानी जनजाति है ये उड़ीसा में स्थित है। इन्हीं की जो महिलाएं हैं उसकी कढ़ाई और बुनाई की जाती है। उड़ीसा का रायगढ़ा और कलाहंडी जिला है और नियमगिरी पहाड़ी है, वहाँ पर नियमित रूप से जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह हैं उनके द्वारा इसे बनाया जाता है। यह साल डोंगरिया कोद की जो समृद्ध आदिवासी विरासत है उसे भी रिप्रेजेंट करता है। यह एक मटमैले सफ़ेद मोटे कपड़े लाल पीले हरे रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मटमैले कपड़े पर हरे पीले लाल रंग के धागों से कराई जाती है। हर रंग का अलग महत्व है, हर रंग का अलग महत्व है। जैसे हरा रंग है ये पहाड़ों और प्राकृतिक खूबसूरती को दिखाता है। उसके साथ साथ जो पीला रंग है ये शांति का प्रतीक है, जो इसमें पीला कलर का इस्तेमाल किया गया है शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया है। जो लाल रंग का प्रतीक है, लाल रंग ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो ब्लड खून है उसे रिप्रेजेंट करता है। साल में ज़्यादातर रेखाएं हैं और त्रिकोण हैं। यहाँ पर देखिए त्रिकोण और लाइनिंग इसमें दिया गया है, जो समुदाय के लिए पहाड़ों के महत्व को भी प्रतिबिंबित करता है। साल को महिला पुरुष दोनों पहनते हैं और डोंगरिया कोद इसे अक्सर अपने परिवार के सदस्यों को प्यार और स्नेह के रूप में इस साल को भेंट भी करते हैं उपहार के रूप में। नेक्स्ट, बजट सत्र के बारे में दिया है।
आगामी बजट सत्र शुरू होने वाला है। कब से शुरू होगा? 31 जनवरी से। 31 जनवरी 2024 को शुरू होने वाला है बजट सत्र। बजट सत्र के बारे में जाने। राष्ट्रपति समय समय पर जो आर्टिकल्स 85 है, यानी कि जो अनुच्छेद 85 है, इसके तहत बजट सत्र स्टार्ट करता है। संसद का जो प्रत्येक सदन है उसकी बैठक बुलाता है और उसके साथ साथ सत्र चलता है। लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम अंतराल है 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए। 6 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए और इतना हो सकता है, कम से कम इतना हो सकता है, अधिक इससे नहीं होना चाहिए। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, सत्र का कामकाज पूरा होने पर सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर देते हैं। सत्रों के प्रकार 3 प्रकार के सत्र हैं। एक तो बजट सत्र है, मानसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है। तीन सत्र होते हैं। बजट सत्र हर साल फरवरी से मई के बीच में चलता है। फरवरी से, यानी 31 जनवरी से स्टार्ट होगा तो फरवरी से मई तक चलता है बजट सत्र। उसके बाद आमतौर पर फरवरी महीने के आखिरी कार्य दिवस को, यानी कि लास्ट फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है। क्या पेश कर दिया जाता है? बजट को लास्ट फरवरी को ही पेश कर दिया जाता है। इस सत्र में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करने के बाद संसद सदस्य बजट के विभिन्न प्रावधानों और कराधानों से संबंधित मामलों पर चर्चा भी करते हैं बैठकर संसद में। बजट सत्र को आमतौर पर 2 अवधियों में विभाजित किया जाता है। उनके बीच 1 महीने का अंतर होता है। यानी बजट सत्र को भी 2 बार, मतलब 2 बार में विभाजित किया गया है। बजट फर्स्ट और बजट सेकंड का सत्र चलता है। इन दोनों के बीच में 1 महीने का गैप कर दिया जाता है। इस सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू किया जाता है। मानसून सत्र हर साल जुलाई से सितंबर के बीच में रहता है। जुलाई से सितंबर महीने के बीच में मानसून सत्र रहता है। जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाती है मानसून सत्र पर। शीतकालीन सत्र हर साल मध्य नवंबर को, यानी जो नवंबर का मध्य है और दिसंबर का मध्य है, उसके बीच में इसे चलाया जाता है। यह सभी सत्रों में सबसे छोटा सत्र होता है। तो जो शीतकालीन सत्र होता है सबसे छोटा सत्र होता है। संसद के संयुक्त सत्र या बैठक के बारे में दिया है। भारत का संविधान का जो अनुच्छेद 108 है, यानी कि जो आर्टिकल 108 है, इसके तहत प्रावधान किया गया है कि जो सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा का बीच अगर गतिरोध हो रहा है तो उस गतिरोध को हल करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। इस संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यदि विधेयक को दूसरे सदन, इसमें संयुक्त बैठक कब किया जाता है? कोई भी संसद का एक सत्र में अगर कोई भी विधेयक पास नहीं होता है तो उसे पास कराने के लिए ज्वाइंट सेशन का आयोजन किया जाता है। ये जो सत्र होता है इसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा किया जाता है, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष उनके द्वारा किया जाता है। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। अगर वो भी नहीं रहते हैं, उपसभापति के द्वारा किया जाता है। अगर ये सब भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है उनके द्वारा सत्र का आयोजन, मतलब अध्यक्षता की जाती है। एक खासियत इसमें और भी है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त बैठक में अपवाद है। मतलब इसमें संयुक्त बैठक का गठन नहीं किया जाता है। धन विधेयक पास कराना हो या संविधान संशोधन विधेयक कराया जाता हो तो इसके लिए जो संयुक्त बैठक है ये नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक इसके लिए नहीं बनाई जाती, तो ये एक एक्सेप्शन है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।